बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 31 और ये वर्कशीट आपके 10th क्लास की हिंदी मीडियम की साइंस की वर्कशीट है और डेट है 14 सितंबर। तो ये जो वर्कशीट है ये आपकी मेन तो लेसन नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जो वर्कशीट हम सारी कर चुके हैं, उससे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? ये हम आगे करेंगे अभी। श्वसन क्रिया में एटीपी, ये भी आगे करने वाले हैं। पहले हम एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यू वाला, अवायवीय श्वसन होता है, ईस्ट में भी होता है, जीवाणुओं में भी होता है, मानव की पेशियों में भी होता है, मसल्स में। तो ये क्या आंसर होगा इसका? डी। देन नेक्स्ट है, उत्सर्जनी तंत्र की कार्यात्मक इकाई, तो वो सिंपल सा है, नेफ्रॉन होगी, रक्ताणु। 6 क्वेश्चन, रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक हैं, तो क्या होंगी? प्लेटलेट्स। वाक्य पूरा कीजिए। लसीका रुधिर के प्लाज्मा के समान, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा के समान है, लेकिन यह रंगहीन कैसी होती है? रंगहीन, ये रंगहीन, और इसमें अल्प मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन। तो अल्प मात्रा में इसमें क्या होता है? प्रोटीन, तो वो भी लिख लेना। थर्ड में आ जाएगा इसका आंसर प्रोटीन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है। फिर है, वह यदि वह, ये भी हम आगे करेंगे अभी, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर, मतलब जो ऑक्सीजन वाले रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है, तो ये भी बहुत आसान है, क्या होगा? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। 10th क्वेश्चन है, अभिकथन, अभिकथन होता है कोई स्टेटमेंट, और कारण तो आप समझते हो, रीज़न। तो एक स्टेटमेंट है कि रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। अब कारण क्या है इसका? गैसीय विनिमय, मतलब जो गैसीय एक्सचेंज है इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। तो पहला स्टेटमेंट है, तो दोनों ही करेक्ट है वैसे तो स्टेटमेंट्स, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर अभिकथन का सही व्याख्या है। तो मेरे हिसाब से तो यहीं से ही करेक्ट है ये, तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आगे देख लेते हैं। अब ये इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन अभी हमने छोड़े हैं पहले हम वो कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है, सीधा सीधा आंसर है इसका, कि जो पाचन एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। तो ये इसका मेन काम है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? ये थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिका श्वसन कहते हैं, और यह एक कैटाबॉलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में होती है। हमने पढ़ा था ना वायवीय और अवायवीय श्वसन में, तो ये वही है सारा। इस क्रिया के दौरान, मेन तो आंसर लास्ट की 2-3 लाइनें ही हैं। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। तो लास्ट की अगर 3 लाइन भी लिखोगे तो इनफ है ये। फिर और हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? अब हमने पढ़ा था कि जो जाइलम है वो क्या करता है? पौधे में जल और खनिज लवण नीचे से ऊपर लेके जाता है, मतलब जड़ें जो हैं ले लेती हैं और पौधे को नीचे से ऊपर की तरफ देती है, यूनिडायरेक्शनल है ये। तो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि जाइलम पौधे को जल और खनिज लवण ना दे, तो क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं वो नहीं हो पाएंगी। दूसरा, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी चाहिए उसको, वो पानी भी उसको नहीं मिल पाएगा, तो पेड़ जो है वो सूख जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट है अभी। तो ये हमारा सेक्शन 2 है, सेक्शन बी मतलब, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। तो इसके अंदर भी क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ।
देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे इसमें वर्कशीट में कि एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है। ये तो नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि जब हम कोई ब्रेड का टुकड़ा चबाते हैं तो वो मीठा मीठा लगने लगता है। तो जो ये प्रोसेस है डाइजेशन का, ये बेसिकली हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब हम च्यू करना स्टार्ट करते हैं किसी भी फूड को, तो क्या होता है कि जो हमारे लार ग्रंथि है, जो लाला ग्रंथि है, उससे लार रस सलाइवा निकलने लगता है, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या है, ये खाने के साथ मिल जाता है, और जो स्टार्च है हमारे खाने में, या ब्रेड जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, तो उस स्टार्च को सरल शक्कर, और वो किस शक्कर में कन्वर्ट कर देता है उसको, माल्टोज। तो सरल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर में, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं है पूरी तरह, लेकिन उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हमें कैसा लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसके क्या कार्य हैं। तो मानव पाचन तंत्र में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो है लीवर, यकृत बोलते हैं जिसको। और इसका कार्य क्या होता है, एक तो डिटॉक्सिफाइंग करती है, ठीक है, दूसरा है प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन करना, तो मेन फंक्शन इसका ये है। फिर पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीन को पचाने में मदद करना, और रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनाना। और फोर्थ इसका फंक्शन होता है बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स को श्रवण करना, उनको मतलब उनको निकालना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो मेन चीज़ें 3 होती हैं। एक तो जो क्लोरोफिल है, उसके द्वारा जो प्रकाश है उसको अवशोषित किया जाता है, मतलब क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड क्या है कि जो प्रकाश ऊर्जा है, जो सनलाइट है, उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये 3 मेन फंक्शन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, दिग्र रोम के कार्य लिखिए। तो दिग्र रोम आपको याद होगा, हमने पढ़ा था डाइजेशन वाले वर्कशीट में। तो डाइजेशन में क्या था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, क्षुद्रांत्र थी, उसमें थी ये, और उंगली नुमा संरचनाएं थी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दिग्र रोम। अब इनके कार्य क्या होते हैं, ये छोटी आंतों में पचे हुए भोजन का शोषण करना, कि जो भी पचा हुआ भोजन होता है, मान लो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूटा, और जो फैट है वो वसा और ग्लिसरॉल में टूटा, और जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो सारा पचा हुआ भोजन है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको क्या किया जाता है कि जो छोटी आंतों में दिग्र रोम होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेती हैं और आगे ब्लड को दे देती हैं, या और ऑर्गन्स तक पहुँचा देती हैं। इसके अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, यह भोजन को अवशोषित करके विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं। तो वही है कि इसके अंदर बहुत सारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसकी वजह से उसको आगे पहुँचा पाती है। फिर है यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल भी बढ़ा देती है, तो जो स्पेस है ये उसको भी बढ़ा देती है, जिससे कि मूवमेंट ईजिली हो सके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, मरुदित पौधे। मरुदित पौधे का मतलब होता है मरुस्थलीय पौधे, जो कि रेगिस्तान वगैरह में उगते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह है। मरुस्थलीय पौधों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं, व्याख्या कीजिए, ये पौधे कब और किस प्रकार CO2 ग्रहण करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं, उनकी वाष्पोत्सर्जन जो दर है, ट्रांसपिरेशन जो होती है, जिसके द्वारा पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, अपने स्टोमेटास को दिन में बंद कर लेते हैं। तो रात के समय जो अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड है, एक साइकिल चलती है इसमें, कैसोलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, जिसमें क्या होता है, कुछ खास टाइप के एसिड्स बनते हैं, जिसके द्वारा ये इसका जो भोजन है वो टूटता है और वो बनता है। तो मेन तो इसका ये है। फिर आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था हमारा फर्स्ट में, थर्ड पार्ट की, जो ट्रिप्सिन का शायद मैंने आपको बता दिया है, तो ये तो कोई उसमें नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो सी वाला पार्ट है हमारा, जो सी सेक्शन है, अभी तो अच्छा हम बी का 6 कर रहे हैं। फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार इन फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। तो एक फ्लो चार्ट दे रखा है, देखिए ये वाला फ्लो चार्ट दे रखा है ना, तो इसको कंप्लीट करना है। तो आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, तो ये आंसर नंबर 6 है। जठर ग्रंथियाँ क्या है, पैप्सिन, HCl और श्लेष्मा। तो इसमें इनके कार्य भी दिए हुए हैं। पैप्सिन का काम क्या होता है,
पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्लीय माध्यम तैयार करना जो कि पैप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। और श्लेष्मा का काम क्या है, माशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करना। मतलब इतना हम बोलते हैं ना कि जो HCl है हमारे स्टमक में बहुत स्ट्रांग होता है, कि अगर मतलब HCl तो अपने आप में बहुत हाई मतलब बहुत स्ट्रांग कॉरोसिव वो है एसिड। तो ये क्या है कि इससे क्योंकि हमारा स्टमक क्यों नहीं जल पाता या क्यों उसको हार्म नहीं होता, क्योंकि जो श्लेष्मा है वो एक लेयर बना देती है और उससे हमें बचा लेती है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। 7 देख लेते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? तो ये दोहरा परिसंचरण में आप ये भी हो सकता है कि ऊपर का पार्ट लिखो, नहीं तो अगर नीचे का भी लिख दोगे, ये जो लास्ट का दोहरा परिसंचरण है तो इसमें भी मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो वो ये है कि रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर न मिले, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा में आपूर्ति में सहायक होते हैं। तो दोहरा परिसंचरण वही है सारा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी और शिरा में अंतर दे रखा है, पहले भी पढ़ चुके हो। धमनी क्या करती है, ये वितरण वाहिका है, शिरा संग्रहण वाहिका है। और धमनी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है और शिरा डीऑक्सीजनेटेड। धमनी की पट्टी मोटी होती है, शिरा की कम मोटी होती है। और धमनी में वॉल्व नहीं होते, शिरा में होते हैं। ये एक जो है ये एक दिशा में जाती है, उसके बाद वॉल्व बंद हो जाते हैं। फिर ये सतही होती हैं और शिरा जो होती है ये जो धमनी है ये सतही नहीं होती हैं और शिरा सतही होती हैं। आपने देखा होगा ना, नीली नीली नसें कई बार हाथों में दिखती हैं, तो क्योंकि नीला ब्लड दिख रहा होता है वो विऑक्सीकृत ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वो सतही होती है, ऊपर भी दिख रही होती है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देन 9 पदार्थों में ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है। तो ये पूरा ही आएगा इसमें। तो मेन इसमें आप लिख देना कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया पादपों के विभिन्न रूपों से सहायता करती है। जल के अवशोषण एवं जल के पत्तियों तक तथा रस उसके विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति। और ये जो नेक्स्ट है ये आंसर मेन है वैसे इसमें। पादपों में ताप के नियमन में सहायक, जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, तो वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा को उपयोग नहीं होता। तो ये हो गया। देन है कि मानव में वक्र में जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपके बी पार्ट का। तो मूत्र का निर्माण पूरा इसमें दे रखा है, तो आप इसको आराम से पढ़ लेना कि पहले अति सूक्ष्म निस्यंदन होता है, और उसके बाद क्या है पुनर्शोषण होता है। ये सारी तो अक्षर साहब पढ़ चुके हो, तो होपफुली आपको आते भी होंगे अच्छे से। और फिर पूरा ही लिखना पड़ेगा, 5 पॉइंट ही लिखोगे आप इसमें, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो अपने सब पढ़ा हुआ है ये, तो होपफुली आप इजीली कर पाओगे इसको। अब आ जाते हैं हम सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में पहला क्वेश्चन दे रखा है, मानव हृदय का काट दृश्य का चित्र बनाइए, उसको नामांकित कीजिए। तो इसके सारे पार्ट्स के नाम दे रखे हैं। तो ये वाला डायग्राम आप मेरे हिसाब से NCERT की बुक से बनाना, क्योंकि और जगह इतना क्लियर मुझे दिखता नहीं है ये तो। और कलरफुल बनाना, और जहाँ ये येलो कलर दिखा रखा है इसको हो सके तो रेड दिखाना थोड़ा, तो वो परफेक्ट बनेगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर सी का ही फर्स्ट का बी पार्ट है, मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से भिन्न क्यों होता है। तो इसमें बस यही लिखना पूरा, जो इसका गिल्स का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी को पूरा उठा के लिखना है कि मछली में श्वसन अंग है गिल्स, और गिल्स में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, गिल्स जो है वो जल को कैसे बलपूर्वक लेती है, फिर क्लोम किस तरह से काम करते हैं, तो पूरा सारा वही लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें भी 2 पार्ट है, ए और बी दोनों हैं इसमें। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र वो बना हुआ है, बना लेना आप इसमें। और नेक्स्ट क्या है, और प्रत्येक नामांकित अंकों का कार्य है। तो कार्य आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कार्य ही है, नीचे भी कार्य दे रखे हैं, तो आप इसको पूरा उठा के लिख देना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इतना तो आएगा ही इसमें। अब है थर्ड क्वेश्चन, सी का थर्ड, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर कि जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता
नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो इसमें यही आंसर आएगा बस। तो होपफुली ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, और तो इस वर्कशीट्स को बच्चों कर लेना। तो और ये भी बात पक्की है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करना और डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर से कलरफुल बनाना। तो थैंक यू बेटा।